हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ बैंक गारंटीज लिमिट और इसके साथ ही पीरियड ऑफ क्लेम अंडर गारंटीज क्या होती हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये समझना कि असेसमेंट ऑफ बैंक गारंटीज लिमिट कैसे होती है, राइट। तो देखिए, जब बैंक गारंटी की लिमिट डिसाइड करनी होती है या उसे कैलकुलेट करनी होती है ना, तो वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाइक कि जिस प्रोजेक्ट के लिए बैंक गारंटी देने जाना है या बैंक गारंटी देना है उसका नेचर कैसा है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी कैसी है एप्लीकेंट्स की जो बैंक गारंटी के लिए अप्लाई करके रखा है, रिस्क क्या दिख रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, है ना, कि क्या मतलब कि क्या वाकई में बैंक गारंटी इन्वोक होगी या नहीं होगी, तो इस तरह का रिस्क कैसा है, इन सब चीजों को देखते हुए बैंक गारंटी की लिमिट्स डिसाइड की जाती है या कैलकुलेट की जाती है। सो असेसिंग बैंक गारंटी लिमिट्स में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है, अगर मैं ये बात कहूँ तो क्लाइंट्स जो होता है, जो एप्लीकेंट होता है ना, उसका पूरा हिस्टोरिकल बैंक गारंटी का यूजर्स एनालाइज करते हैं। जैसे कि उसने पहले बैंक गारंटी अगर ली है तो वो इन्वोक हुई है कि नहीं हुई है, मतलब उसको क्लेम किया गया है कि नहीं क्लेम किया गया है। तो इस तरह की चीज़ों को एनालाइज करना, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी नीड्स क्या है, अर्न्स मनी कितनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना है, एडवांस पेमेंट क्या करना है, या प्रोजेक्ट की मंथली फ्लक्चुएशंस क्या हैं, इन सब चीज़ों को टोटल करके ही ये डिसाइड किया जाता है कि बैंक गारंटी कितने की बनाई जाएगी पर्टिकुलर एप्लीकेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो बैंक्स होती हैं वो जो बैंक गारंटी इशू करती हैं वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10 to 25% इशू कर देती हैं। अब देखिए, बीजी जनरली इशू कहाँ किया जाता है, आप ये समझिएगा, जैसे हाईवेज बन रहे हैं, है ना, या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, इस तरह से बड़े जो टेंडर्स होते हैं वहां पे आपकी बीजी की जरूरत पड़ती है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसका 10 से 25% की रेंज में वो लोग रख के, मतलब वैल्यू देख के उतना बैंक गारंटी इशू कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जो मार्जिन होती है ना, मार्जिन बैंक रखती है, कुछ मार्जिन अलाउ करती है, देती है, तो वो मार्जिन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बैंक को उतना कैश कलेक्शन चाहिए। जैसे कि अगर बोला गया कि मान लीजिए बोला गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है 1 लाख का, ठीक है, एग्जांपल के लिए इन शॉर्ट समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का है, तो उस पे जो आपको बीजी इशू करना है वो 20%, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो जाना है वो 20% की बीजी चाहिए आपको। तो आप 1 लाख पे 20% तो 20,000 की बीजी तैयार होगी। तो अब बैंक क्या करती है, मार्जिन स्टार्ट करती है। तो मार्जिन जैसे मान लीजिए कि बोला गया कि 10% है मार्जिन, बैंक ने कहा कि मुझे बस 10% की मार्जिन चाहिए। तो कितनी की बीजी इशू हो रही है, 20,000 की ना, इस 20,000 का 10% निकाला जाएगा, दैट इज 2,000 रुपीज। तो बैंक कहेगा कि 2,000 मुझे कैश दे दो, तो वो कैश मार्जिन बैंक रखती है, ठीक है। वो मार्जिन यहाँ पे जो टर्म यूज किया था वो कैश मार्जिन। तो जैसे अनसिक्योर्ड बैंक गारंटी होती है तो वहां पे वो 100% मार्जिन रख लेती है बैंक्स, कि हम बीजी आपको चाहिए, हम इशू कर दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, 100% मार्जिन चाहिए इसकी। बात समझ में आई? तो ये चीजें होती हैं कि कितनी की बीजी इशू की जाएगी, और ये सारे फैक्टर्स पे वो चीजें डिपेंड करती हैं। सो बेसिकली आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है रिगार्डिंग बैंक गारंटी, लेकिन इंडिविजुअल बैंक्स जो होती हैं उनके अपने बोर्ड्स के अप्रूवल या अपनी पॉलिसीज होती है जिसके बेसिस पे वो अपनी ये लिमिट्स फिक्स करती हैं कि वो कितना बैंक गारंटी इशू कर सकती हैं, ठीक है। उनका एक्सपोजर नॉर्म्स क्या है वो ये चीजें डिसाइड करती हैं। तो अगर मैं बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या जिसके लिए हम बैंक गारंटी इशू करने जा रहे हैं, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बैंक गारंटी कैसे इशू की जाएगी, सबसे पहले उसकी नीड एनालाइज की जाएगी। बैंक कैलकुलेट करती है कि रिक्वायर्ड लिमिट है कितनी कस्टमर्स के प्रोजेक्टेड बिजनेस की, ठीक है, कितनी नीड है जिसके लिए हमको बैंक गारंटी इशू करनी चाहिए। अब वो कैसे दिखती है, जैसे अर्न्स्ड मनी कितनी है, मतलब बिडिंग वगैरह जो होता है तो बिडिंग वैल्यू कितनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है तो जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट का 5 से 10% रहता है, तो वो चीज कैलकुलेट कर ली जाती है, या एडवांस पेमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। उन सब के बेसिस पे डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने की बीजी इशू कर दी जाएगी उस पर्टिकुलर बोरोवर को। इज इट क्लियर? इसके अलावा क्रेडिट इवैल्यूएशन कर लेती है बैंक क्या करती है, जो भी एप्लीकेंट्स है जो बीजी इशू करवाना चाहता है मतलब बैंक गारंटी, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करती है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स देखती है, क्रिसिल और सिबिल की रेटिंग्स देखती है उस पर्टिकुलर बोरोवर के रिगार्डिंग, है ना, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती है, और ये देखती है कि गारंटीज के रिगार्डिंग क्या इशू हो सकते हैं या क्या रिस्क हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। वो सब चीजें इवेलुएट करके तब बीजी इशू की जाती है, और इन सब के बेसिस पे वो लिमिट डिसाइड हो जाती है कि भाई बीजी ज्यादा की इशू करनी है या कम की इशू करनी है, ठीक है। और बात करें सिक्योरिटी एंड मार्जिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बैंक को कोलैटरल रखना ही रखना है, कैश मार्जिन के रूप में रखती है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखती है, प्रॉपर्टीज वगैरह रखती है। जैसे मैंने कैश मार्जिन अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि मतलब इस तरह से मार्जिन मनी रखनी होती है। बैंक्स को 25% मार्जिन लेना चाहती है, 30%
मार्जिन लेना चाहती है, 50% मार्जिन रखती हैं। कुछ चीज़ों में 50% की मार्जिन रिक्वायर्ड होती है बैंक्स को बीजी के रिगार्डिंग। मतलब जितना भी वो आपको बीजी जितने की भी बीजी इश्यू कर रही हैं, उतने का 50% वो कैश अपने पास एक रख लेती हैं, बैंक रख लेती है सेफ एंड साइड के लिए। इज़ इट क्लियर? तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपकी सिक्योरिटीज़ एंड मार्जिन उन्हें डिसाइड करना पड़ता है। तो वो इसके बेसिस पे ही अपने आप को सिक्योर कर सकती हैं कि कल को अगर इन्वोक होती है तो मैं इनसे अपनी रिकवरी कर लूँगी। ऐसा थोड़ी कि आपको बीजी इश्यू कर दी गई आपके लिए और आप बीजी इन्वोक हो गई, मतलब हमें पे करना पड़ गया, बैंक को पे करना पड़ गया, तो बैंक अपनी जेब से देगी। उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो रखेगी ना जो कस्टमर से रिकवर कर ले। तो इस तरीके से वो मार्जिन मनी को सिक्योरिटी के बेसिस पे वो रिकवरी कर लेती है। इसके अलावा बैंक गारंटी इश्यू करते समय बैंक्स क्या करती है, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेती है, जैसे कि क्या बेनिफिशियरी का नाम है, किसके फेवर में ये गारंटी इश्यू की जानी है ना? इस तरह की चीज़ें पूछ लेती है। गारंटी का नेचर कैसा रहने वाला है भई, परफॉर्मेंस होने वाली है, फाइनेंशियल गारंटी होगी, बिड बॉन्ड गारंटी होगी, किस तरह की गारंटी है, ये पता करना होता है। मार्जिन कितना प्रपोज़्ड है, मतलब किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है कितने का, कितना हमको एज़ अ बीजी इश्यू करना है, तो इसमें हमें कितना मार्जिन रखना चाहिए, सिक्योरिटीज़ क्या-क्या आएँगी और प्रपोज़्ड लिमिट के लिए जस्टिफिकेशंस क्या-क्या हैं, ये सारी चीज़ें बैंक्स इन्फॉर्मेशंस ले लेती है और डिपेंड करता है ये बैंक टू बैंक वेरी करती है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेती है। तो इस तरीके से तो हम बोरोवर की जो बैंक गारंटी की लिमिट है वो डिसाइड कर लेते हैं। इज़ इट क्लियर? मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ परसेंटेज दे देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी लिमिट कैसे असेस होती है कि वो कितनी बैंक गारंटी इश्यू कर सकते हैं। ठीक है? पर्टिकुलर बोरोवर जो है, एक्स बोरोवर, वाई बोरोवर, जेड बोरोवर, इनको बीजी इश्यू किया जा रहा है तो उसकी लिमिट कैसे होगी, वो तो इन सब बेसिस पे हो जाता है। पर ओवरऑल बैंक कितनी बीजी इश्यू कर सकती है, वो कैसे डिसाइड होता है? दैट इज़ योर एक्सपोज़र नॉर्म्स की बात की जा रही है कि वो इंटरनल एक्सपोज़र भी होता है कि बैंक, जैसे मैंने ना, बोर्ड डिसाइड कर लेती है कि वो कितना तक जाएगी, कितना अपने कैपिटल फंड का कितना परसेंटेज वो बीजी में रखेगी, बैंक गारंटी इश्यू करेगी, ठीक? तो उसके लिए ना कुछ एक आपका इलस्ट्रेशन मैं एक स्पेसिमेन दे रही हूँ, जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होती है। तो क्या करती है बैंक्स, क्या करती हैं, सबसे पहले ये देखती हैं कि अभी तक उनके ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कितनी बैंक गारंटी बची हुई है। मतलब जितनी भी उन्होंने इश्यू करी होगी, तो अभी कितनी बैंक गारंटीज़ बची हुई हैं। फिर वो क्या करती है, उसमें ऐड कर देती है कि अभी मेरे पास कितनी बैंक गारंटी देने की ज़रूरत है, नहीं, बैंक गारंटी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इस टाइम पीरियड में कितनी बैंक गारंटी रिक्वायर्ड है। फिर उसमें से लेस कर देती हैं उन बैंक गारंटीज़ को जो एस्टिमेटेड है कि वो मैच्योर होने वाली हैं, कैंसल हो जाएँगी इस पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर पीरियड में। उसको लेस कर देते हैं क्योंकि अब वो बीजी नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो कैंसल हो जाएगी इसी साल, ठीक है? फिर आता है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक गारंटी की, टोटल इतनी बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम बीजी इश्यू कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके से हम बैंक गारंटी की लिमिट्स को असेस करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। बैंक्स की और बोरोवर की तो जैसे की जाती है वो तो सिंपल है कि जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो बीजी रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में 20% है, तो बस उसी का 20% कैलकुलेट करके मार्जिन मनी रख के, सिक्योरिटी रख के डिसाइड कर ली जाती है, ठीक है? ये सब नेगोशिएबल टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि कितनी बीजी, मतलब कितना मार्जिन रखा जाएगा या फिर कितना सिक्योरिटी रखना जाना है, ये सब चीज़ें बैंक और क्लाइंट के बीच में डिसाइड हो जाती हैं, ठीक? नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है पीरियड ऑफ क्लेम अंडर गारंटीज़, ठीक है? अब देखिए पीरियड ऑफ क्लेम मतलब क्लेम पीरियड की अगर बात करें कि गारंटी के अंदर क्लेम पीरियड क्या है, तो देखिए क्लेम पीरियड क्या होता है, वो एडिशनल टाइम होता है जो बेनिफिशियरी को अलाउ होता है कि अगर गारंटी, ठीक है, जो बैंक गारंटी इश्यू की गई थी वो एक्सपायर कर गई है, तो उसकी एडिशनल टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि आप क्लेम करके अपना अमाउंट रिकवर कर लीजिए। ध्यान से समझिएगा कि जैसे बैंक ने बैंक गारंटी इश्यू कर दी, ठीक है, और बैंक गारंटी इश्यू कराने कौन आया था, मिस्टर ए आए थे, और बैंक गारंटी इश्यू किसको की गई है, बेनिफिशियरी कौन है, मान लीजिए कोई टेलीकॉम, मान लीजिए जियो है, ठीक है, जियो की कंपनी को बैंक गारंटी इश्यू की गई है। अब मिस्टर ए जो बोरोवर थे वो क्या हो गए, डिफॉल्ट कर गए, ठीक है? तो अब जियो ने क्या किया, बैंक गारंटी को इन्वोक करने की बात की, उसको क्लेम करना है। तो अब क्लेम पीरियड क्या हुआ कि मान लीजिए बैंक गारंटी 3 साल की थी या 5 साल की थी, वो 5 साल का टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है, ठीक है? और उसके बाद जो एडिशनल टाइम पीरियड अलाउ हो रहा है जियो कंपनी को, बेनिफिशियरी को, दैट एडिशनल टाइम पीरियड फॉर क्लेमिंग अ गारंटी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ क्लेम या क्लेम पीरियड। इज इट क्लियर? जनरली ये पीरियड जो होता है 3 से 12 मंथ तक का होता है। बैंक गारंटी एक्सपायर होने के 3 से 12 महीने के अंदर आपको क्लेम कर लेना होता है, एक्सपायर होने के, ठीक है? और जैसे ही क्लेम पीरियड एक्सपायर हो गया तो बैंक गारंटी बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाएगी और बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होती है रिगार्डिंग बैंक गारंटी, ठीक है? वो कोई पैसा रिपे नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सो यहाँ से मैं आपको 2 टर्म्स क्लियर कर दूं, एक आता है वैलिडिटी पीरियड और एक आता है क्लेम पीरियड,
ठीक है? देखिए, जब भी कोई बैंक गारंटी इश्यू होती है ना, तो उस डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी बैंक गारंटी 10 साल से ज़्यादा के लिए इश्यू नहीं की जा सकती। मतलब मैच्योरिटी पीरियड जो मेंशन पीरियड होगा, एक्सपायरी पीरियड जो होगा, वो मैक्सिमम कितना है 10 साल। इससे कम ही की बैंक गारंटी इश्यू की जा सकती है, इससे ज़्यादा के सालों के लिए नहीं इश्यू की जा सकती, ऐसा आरबीआई ने कहा है। सो बेनिफिशियरी को क्या करना होता है, अपनी अगर बैंक गारंटी इन्वोक हुई है, मतलब उसको जो बॉरोवर है वो डिफॉल्ट कर गया और बैंक को रीपे करने की कंडीशन आई है, उसी को हम कह रहे हैं इन्वोक हुई है गारंटी। तो ऐसे केस में बैंक को एक जो बेनिफिशियरी है उसको एक फॉर्मल डिमांड करनी चाहिए। फॉर्मल डिमांड मतलब रिटर्न में डिमांड करनी चाहिए बैंक से रिगार्डिंग एक गारंटी की क्लेम के लिए, ठीक है? और ये जो क्लेम होगा वो एक्सपायरी पीरियड से पहले होगा, ठीक है? मतलब जो क्लेम पीरियड मेंशन किया जाता है उसी क्लेम पीरियड के अंदर होना चाहिए। अब ये क्लेम पीरियड कितना हो सकता है? जैसे मैंने कहा 3 से 12 महीने के अंदर का हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा एक आती है बात लीगल लिमिटेशन की, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 में कही गई। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया कि ये स्टैट्यूटरी पीरियड अलाउ किया जा रहा है कि अगर कभी बैंक ने वैलिड क्लेम को, मतलब आपने एक्सपायरी के बाद क्लेम पीरियड के अंदर क्लेम मांगा था, बेनिफिशियरी ने क्लेम मांगा था, फिर भी बैंक ने वो नहीं पे किया, तो ये वो टाइम पीरियड अलाउ किया जाता है कि आप बैंक के अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है? सूट फाइल कर सकते हैं, लॉ सूट जो कह रहे हैं ना, सूट फाइल, केस फाइल कर सकते हैं कि हमारा क्लेम क्यों नहीं किया गया जबकि वो वैलिड क्लेम था। इज इट क्लियर? सो ये जो पीरियड रहता है ना, जैसे प्राइवेट एंटिटीज के लिए 3 इयर्स का है और अदर एंटिटीज के लिए 30 साल तक का पीरियड दिया गया है, ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, जैसे मैंने कहा क्लेम पीरियड 3 से 12 साल तक का होता है ना, तो कुछ बैंक्स कह सकती हैं कि क्लेम पीरियड 4 महीने का ही था, कोई कहते 5 महीने का था, कोई कहते 6 महीने का था। तो इसके लिए ना एक बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2012 में, बेसिकली 2013 में भी इस चीज के बारे में बात की गई और बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए। जैसे एल&टी आप कंपनी सुने होंगे, एल&टी का पीएनबी के साथ कोर्ट केस चला, इंडियन बैंक का कोर्ट केस हुआ। इन सब कोर्ट केसेस में बात यही उठ के आई थी कि जो बीजी इश्यू की गई थी, बैंक्स ने ये कह दिया कि हमारा टाइम पीरियड तो शॉर्टर है ना, मतलब हम 3-6 मंथ कोई भी कर सकते हैं, साल भर से कम के पीरियड को हम क्लेम पीरियड मानते हैं। आपने क्लेम पीरियड के बाद क्लेम मांगा है, तो ये हम आपको क्लेम नहीं करेंगे। सो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, बैंकों को अपने गारंटीज में एक क्लॉज ऐड ऑन करने के लिए बोला गया, जहां पे कहा गया कि बेनिफिशियरी के सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे, बैंक अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए भी फ्री हो जाएगी अगर क्लेम को स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के अंदर नहीं मांगा गया, ठीक है? क्लेम पीरियड तो आपको पता ही क्या है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं मांगा गया तो, और ये पीरियड था, ये पीरियड कभी भी 1 साल से कम का नहीं हो सकता है, नॉट लेस देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन डिफॉल्ट अराइजेस, ठीक है? जब डिफॉल्ट अराइज हुई है उसके 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड होगा। तो इस तरह से बैंकों को हेल्प मिल गई कि वो जो कंटीजेंट लायबिलिटीज वो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलाते, वो चीज उनको प्रिवेंट हो गई। सो इस तरीके से ये पूरा अमेंडमेंट भी हुआ, बहुत सारे केसेस वगैरह के अकॉर्डिंग से डिसीजंस लिए गए। ये हमारा पीरियड ऑफ क्लेम रहा और इस तरीके से गारंटी की लिमिट को असेस करते हैं। अच्छा, ये सब चीजें बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आती हैं, ठीक है? बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं। सो सफिशिएंट मैटर है ये। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।